तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट क्या है, उपसह संयोजी यौगिक। और इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है, और ये है क्या, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT। अभी तक हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में जो स्पष्ट किया है, उसमें हमने लिए थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के जो अभिग्रहीत हैं, पोस्टुलेट्स हैं। इसके बाद हम आ गए थे अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षक का विपाटन, और उसमें CFSE की गणना। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षक का विपाटन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों कि अगर हम एक चतुष्फलकीय संकुल देखें, और अगर हम उसकी ज्योमेट्री इस तरह से स्पष्ट करें, एक घन लेके एक क्यूबिक फॉर्म में, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो चार लिगैंड धातु आयन के चारों ओर स्थित हैं, समझ गए ना। उनमें से कोई भी लिगैंड अक्ष में नहीं है, ना एक्स अक्ष में, ना वाई अक्ष में, ना जेड अक्ष में, और ना ही बिल्कुल परफेक्ट अक्षों के बीच में है। मतलब आप देख रहे हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल है, उसमें जो लिगैंड्स हैं वो ना तो अक्षों पे हैं और ना ही बिल्कुल अक्षों के बीच में है। कहां पे है ये, कि एक क्यूब के कॉर्नर्स में है। मतलब अगर हम एक दो अक्षों के बीच में देखें तो उससे थोड़ा दूर है, अक्षों पे तो है ही नहीं, और अक्षों के बीच से भी दूर है। और हम जानते हैं कि जो डी कक्षक हैं उनमें से डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये तो अक्षों में होते हैं, तो ये तो लिगैंड से बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं होंगे। और जो ऑर्बिटल्स अक्षों के बीच में होते हैं, एक्स वाई जेड अक्षों के बीच में, जिन्हें हम बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, समझ गए ना। ये ऑर्बिटल्स जो है अक्षों के बीच में स्थित हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लिगैंड के नियरेस्ट होते हैं। मतलब अक्षीय कक्षकों को छोड़कर जो अक्षों के बीच में कक्षक है तीन, डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, ये तीन जो कक्षक हैं वो क्या है, अक्षों के बीच में तो नहीं है, सॉरी, ये लिगैंड के बिल्कुल मार्ग में तो नहीं है, लेकिन लिगैंड्स के काफी नियरेस्ट है। ऐसे में क्या होगा कि लिगैंड जब संकुल बनाता है तो ये जो तीन कक्षक हैं जो अक्षों के बीच में है, ये लिगैंड से थोड़ा इफेक्टेड होते हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो हमें ये चार लिगैंड इस तरह दिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स अक्षों के बीच में है वो थोड़ा सा लिगैंड्स के बीच पास आ जाती हैं, और यही कारण है कि इन तीन कक्षक की एनर्जी जो है बढ़ जाती है, और दो कक्षक की एनर्जी जो बची है अक्षों में उनकी घट जाती है। तो देखो यहां पे लिखा है कि इस संकुल में धातु आयन की कोई भी डी कक्षक लिगैंड से प्रत्यक्ष संक्रिया नहीं करती, मतलब इंटरेक्शन नहीं करती, किंतु अक्षों के मध्य स्थित कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, या कई बार आपको यहाँ पर डी जेड एक्स लिखा होता है, तो मैं इसको जेड एक्स भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स जेड लिखो या जेड एक्स, ठीक है, लिगैंड के काफी निकट होती है, और इनमें लिगैंड से प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो है लिगैंड से थोड़ा प्रतिकर्षित होंगी, क्योंकि ये लिगैंड के काफी नियरेस्ट हैं, जिससे इनकी ऊर्जा अन्य दो कक्षकों, मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर से अधिक हो जाती है। और इस तरह से हम कहें कि ये हमारे पास 5 डी कक्षक थी। पहले स्फेरिकली ये इस तरह से, ठीक है, गोलाकार जो है घुल गई, गोलाकार घेराव जो हो गया लिगैंड से, मतलब धातु आयन के चारों तरफ लिगैंड्स आ गए गोलाकार इस तरह से घेरने इसको। तो पहले सभी डी कक्षक की एनर्जी बढ़ गई, फिर क्या हुआ, जो जितनी ये एनर्जी बढ़ गई, ये कितनी हो गई, डेल्टा टी। अब ये जो एक्साइटेड ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ठीक है, तो अब ये जो एक्साइटेड ऑर्बिटल्स हैं, लिगैंड के इफेक्ट से इनकी बढ़ गई एनर्जी। फिर और जब संकुल बना, तो संकुल बनने से जो ऑर्बिटल लिगैंड से डायरेक्ट इंटरैक्ट हो रही है उनकी एनर्जी, मतलब सॉरी, डायरेक्ट इंटरैक्ट तो नहीं हो रही है लेकिन निकट जरूर है लिगैंड्स के, तो वो ज्यादा प्रतिकर्षित हो रही है, और ये तीन होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इस तरह से ये तीन कक्षक की एनर्जी बढ़ गई, और इनको बोला जाता है T2,
जी नहीं लगता क्योंकि चतुष्फल की संकुल जिरेड सम्मित नहीं होता। और जो कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल है उनको बोलते हैं ई, और जो उच्च ऊर्जा वाली है, मतलब यहाँ पर निम्न ऊर्जा हो गई, यहाँ पर दिख रहे हैं आप निम्न ऊर्जा, और यहाँ पर क्या है, उच्च ऊर्जा। तो इस तरह से T2 जो है ज्यादा एनर्जी वाली है और E कम एनर्जी वाली है, दोनों के बीच का टोटल जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा T है। अब देखो बैरी सेंटर से जो ऊपर की ऑर्बिटल है, ठीक है, उन्हें हम लिखेंगे कितना, 3y, मतलब जो ऊपर चली गई जो कुल 3 ऑर्बिटल, ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी मिली 5 में से, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/5 डेल्टा टी, मतलब ये पॉजिटिव हो गई। तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी 5 ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में जो है बढ़ी, और वो कितनी बढ़ी, 2 ऑर्बिटल की जो एनर्जी उन्हें मिली, इसीलिए लिखा है 2/5। और ये जो है ये 3 ऑर्बिटल की 5 में से क्या हो गई बच्चों, जो 5 ऑर्बिटल थी उनमें से 3 ऑर्बिटल जो ऊपर चली गई ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी इनमें कम हो गई, इसीलिए लिखा गया -3/5, मतलब 5 में से 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर की तरफ चली गई। तो इस तरह से ये हो गया -0.6 डेल्टा टी, और वो हो गया 0.4 डेल्टा टी, टोटल डिफरेंस डेल्टा टी। और इस तरह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट होके 2 प्रकार के समुच्चय बना रही है, और इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा चतुष्फल की संकुल की विपाटन ऊर्जा। तो इस तरह से चतुष्फल की संकुल का क्या होता है बच्चों, विपाटन। अब आता है कि आप CFSC कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला है -0.6 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई डेल्टा टी, जहां x क्या है, E कक्षक में इलेक्ट्रॉन, और y क्या है बच्चों, T2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें विन्यास इनका जो वितरण है उससे हम निकाल सकते हैं। अब मैं ये बता दूं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हुंड नियम के अनुसार होता है, मतलब इनमें कभी, ठीक है, निम्न चक्रण यौगिक नहीं बनता, मतलब हमेशा जो है, ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ध्यान से देखें कि जो चतुष्फल की संकुल में बच्चों ये जो विपाटन है ना, ये उतना हाई लेवल का नहीं होता जितना कि अष्टफल की संकुल में होता है, क्योंकि अष्टफल की संकुल में जो लिगेंड्स हैं और जो ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट एक दूसरे के मार्ग में आ जाते हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा रिपल्सन होने के कारण ही स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। चतुष्फल की संकुल में लिगेंड और जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, केवल T2 जो है 3 कक्षक हैं वो लिगेंड के काफी नियरेस्ट आते हैं, इसलिए उनकी थोड़ा सा रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ी है, जिसके कारण ये जो T2G और T2 और E के बीच का जो एनर्जी गैप है इतना ज्यादा नहीं होता कि हम इसमें अखबाऊ नियम लगाएं, मीन्स लगभग समान ऊर्जा के बने रहते हैं, और हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है आपको। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इफेक्ट नहीं बताना, केवल वीक लिगेंड जैसा ही बताना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2 पहले E में जाएंगे, फिर 3, 4, 5 T2 में जाएंगे, फिर 6 और 7 E में आएंगे, और 8, 9, 10 T2 में, मतलब कुल मिला के हुंड नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण कर देना है। चतुष्फल की संकुल लिखा है तो अब देखो, जैसे डी कक्षक विन्यास होने पर चतुष्फल की क्षेत्र में CFSC क्या होगा, तो आपने D6 लिखा, तो पहले 2 नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 1 बचा तो नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई कितनी बच्चों, 3। इस तरह से आपने देखा -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3, तो ये आ गया -1.8 और ये आ गया 1.2, तो टोटल CFSC हो गया कितना बच्चों, -0.6 डेल्टा टी, और डेल्टा E निकालना है तो हम यहां लिखेंगे 0.6 प्लस पाई, एक इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड है तो 1 पाई जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये है कुल मिला के चतुष्फल की संकुल में डी कक्षक का विपाटन। अष्टफल की और चतुष्फल की संकुलों में CFSC का संबंध बता दें, समान लिगेंड होने पर, और ठीक है, समान धातु आयन। अगर दोनों इस तरह से समान धातु आयन है, समान लिगेंड है, तो डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O, लगभग समान लिगेंड और समान धातु आयन अगर चतुष्फल की संकुल बनाता है तो उसकी जो CFSC है
उसके द्वारा बनाए गए अष्टफलकी संकुल के रिस्पेक्ट में लगभग आधी आ रही है 0.45। समझ गए? जैसे COCl होल 6 4 माइनस, CFSE 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो COCl होल 4 2 माइनस में क्या होगी? तो ये एक चतुष्फलकी संकुल है, तो CFSE हम यहाँ पर अष्टफलकी संकुल की CFSE इंटू 0.45 कर देंगे तो 800 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। फिर आते हैं वर्ग समतली संकुल में डी कक्षक का विपाटन। तो देखो बच्चों, अगर आप एक वर्ग समतलीय संकुल की व्यवस्था देखें तो आप देख रहे हैं कि इनमें जो 4 लिगेंड हैं वो dx2y2 अक्ष से डायरेक्ट इंटरैक्ट हो रहे हैं। मतलब है चारों लिगेंड केवल एक ही ऑर्बिटल से सबसे ज्यादा इंटरैक्ट हो रहे हैं और वो है dx2y2, क्योंकि इन्हीं x और y अक्षों पर dx2y2 कक्षक स्थित है। बाकी ऑर्बिटल में से दूसरे नंबर पर देखें dxy, जो कि दोनों दो लिगेंड के बीच में आ रही है, तो ये थोड़ा सा क्या होगी बच्चों, कम इंटरैक्ट होगी, लेकिन मतलब dx2y2 से तो कम, लेकिन बाकी अदर ऑर्बिटल से ज्यादा इंटरैक्ट होगी क्योंकि काफी नियरेस्ट होगी लिगेंड से। फिर आप देखते हैं dz2, तो उसका पूरा जो लोब है ऊपर नीचे प्लेन में है, लेकिन जो उसका बीच का ये जो रिंग वाला पार्ट है dz2 का, वो लिगेंड से काफी नियरेस्ट आता है। तो इस तरह से तीसरे नंबर पर जो एनर्जी है dxy से थोड़ा कम होगी, लेकिन बाकी से ज्यादा है। बाकी बची 2 dxz, ठीक है, और dyz। ये ऐसी ऑर्बिटल हैं, हम इसको dxz की जगह हम zx कर देंगे यहाँ पर, dzx और yz। आप देख रहे हैं ये अक्षों के बीच में, x और y अक्षों के बीच में होंगी, कौन सी, x और z, और x और y अक्षों के बीच में है, जो लिगेंड से काफी दूर रहती है, इसलिए वो डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं होती, ना ही उनसे ज्यादा रिपेल होती हैं, तो सबसे कम एनर्जी वाली थी। पहले इस तरह से वर्ग समतली संकुल में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई T2g और Eg में, जैसा आप देखते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि जो 2 ऑर्बिटल बची, जो हाई एनर्जी की थी dx2y2 और dz2, वो इस तरह विपाटित हो जाती है, और इस तरह से ये जो T2g 3 ऑर्बिटल थी उसका इस तरह से विपाटन हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम स्प्लिट कक्षकों की ऊर्जा का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा dx2y2, फिर dxy, फिर dz2, फिर dyz, और फिर लास्ट में है dzx। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 बिल्कुल बराबर एनर्जी की। तो ये है वर्ग समतली संकुल में डी कक्षक का विपाटन। और अगर हम ये देखें तो इसमें चूंकि देख रहे हैं आप अष्टफलकी संकुल से भी ज्यादा विपाटन हो रहा है, तो यहां पर जो डिफरेंस है, ठीक है, वो अष्टफलकी संकुल से भी ज्यादा है। और इस तरह का रिलेशन है डेल्टा SP इक्वल टू 1.3 डेल्टा O, डेल्टा O से 1.3 टाइम्स ज्यादा है। तो इस तरह से टोटल अगर हम तीनों संकुल में देखें, वर्ग समतली, अष्टफलकी, चतुष्फलकी, तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा डेल्टा SP, फिर डेल्टा O, फिर डेल्टा T। तो कुल मिला के ये है हमारे पास जो अष्टफलकी, चतुष्फलकी, वर्ग समतली संकुलों में डी कक्षक का विपाटन। फिर हम आ जाते हैं CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आए हैं। तो CFSE तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो विपाटित कक्षक हैं उनके बीच का जो डिफरेंस आ गया उसे ही बोला गया है CFSE। ये संकुल को स्थायित्व प्रदान करती है, क्योंकि CFSE जो है एनर्जी जो रिलीज होती है वो कुछ तो इलेक्ट्रॉन के युग्मन में काम आ जाती है और बाकी सिस्टम से निकल के बाहर चली जाती है, जिससे संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। तो हम CFSE किन किन कारकों पर निर्भर करती है, देखो पहला है लिगेंड की प्रकृति। तो CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लिगेंड की विपाटन क्षमता, या हम इसे बोलते हैं सामर्थ्य। समझ गए बच्चों, जितना सामर्थ्य होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा CFSE है। प्रबल लिगेंड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, मतलब जब विपाटित हुई कक्षा तो उन विपाटित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है और इस तरह से वो फिर उसके बाद युग्मन होता है, तो उस युग्मन में एनर्जी लगती है,
अगर युग्मन से ज्यादा एनर्जी निकल रही है, CFSE की वैल्यू ज्यादा है, तो वो प्रबल लिगैंड कहलाते हैं और इनमें डेल्टा ई निगेटिव आएगा, मीन संकुल बनने में एनर्जी रिलीज होगी और ऐसे संकुल ऊष्मीय रूप से अधिक स्थायी होते हैं। दुर्बल लिगैंड वो है जिनके युग्मन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी विपाटन में नहीं निकलती और ऐसे में डेल्टा ई पॉजिटिव होगा और ऐसे संकुल बन तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्या होंगे बच्चों, कम स्थायी होंगे। तो इस तरह से प्रबल और दुर्बल लिगैंड है। अब विभिन्न लिगैंड को उनकी विपाटन क्षमता के आधार पर रखने पर प्राप्त श्रेणी कहलाती है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जितने भी लिगैंड्स हैं अभी तक, उन सारे लिगैंड्स की इस तरह से विपाटन क्षमता या CFSE और पाई या डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करके और उनको इनकी विपाटन क्षमता के बढ़ते क्रम में रखा गया तो एक श्रेणी बन गई जिसे बोला गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सबसे वीकेस्ट आयोडाइड है, पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Br, S-, SCN-, Cl, NO3, F, OH, C2, ऑक्स, ठीक है, और H2। तो H2O से पहले जितने लिगैंड आ रहे हैं वो दुर्बल कहलाते हैं और H2O के बाद जितने लिगैंड्स आ रहे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है CO। अब यहां पर देखो बच्चों, एक पॉइंट में लिखे दे रहा हूं कि हैलोजन और ऑक्सीजन युक्त, या ठीक है, ऑक्सीजन दाता युक्त लिगैंड जो है वो है दुर्बल। देखो आप अच्छे से, और नाइट्रोजन कार्बन युक्त जो लिगैंड है वो है प्रबल। इसका मतलब है पहले हैलोजन, उनसे प्रबल ऑक्सीजन, उनसे ज्यादा नाइट्रोजन, उनसे ज्यादा कार्बन। ये प्रबलता का ऑर्डर दिख रहा है। देखो आप, हैलोजन पहले आए हैं, है ना, फिर ऑक्सीजन वाले आए हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन वाले, है ना, H2O तक, फिर उसके बाद देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो इस तरह से कार्बन CO में। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है, हैलोजन सबसे वीकेस्ट, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा कार्बन वाले। तो जितनी ज्यादा विपाटन क्षमता उतना प्रबल लिगैंड। तो श्रेणी में अगर बढ़ता क्रम दे रखा है तो ये उनकी सामर्थ्यता का बढ़ता क्रम है बच्चों। मतलब अमोनिया से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है साइनाइड से ज्यादा कहीं स्ट्रॉन्ग है CO। तो जितनी ज्यादा विपाटन क्षमता उतनी ही ज्यादा CFSE की निगेटिव वैल्यू। और चूंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल विपाटित हुआ है और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है T2G से EG में, तो इसे बोलते हैं DD संक्रमण, जो कि हम रंगीन गुण, संकुल यौगिकों के रंगीन गुण में ये पढ़ेंगे। तो उसके DD संक्रमण के लिए अवशोषित जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति, उसकी तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए तो एनर्जी भी अवशोषित ज्यादा होगी। और अगर इस संक्रमण में लाइट एब्जॉर्ब होगी तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा, उसका जो पूरक रंग, उसका रंग का गहरापन बढ़ता जाएगा। लेकिन अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घटेगी, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी छोटी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा उतना ज्यादा d ऑर्बिटल का विपाटन करेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी तो अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य छोटा हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी, तरंग संख्या बढ़ जाएगी। जैसे यही लिखा है CONH3 होल 6 3+, CONO2 होल 6 3- और COH2O 3+। इनमें अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो है वो है NO2 इन तीन में, फिर अमोनिया, और उससे वीक हो गया H2O। तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य जो है वो पहले वाले CONO2 होल 6 3- के लिए अवशोषित होगी, और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य इन तीन संकुल में H2O के लिगैंड संकुल में होगी। क्यों? क्योंकि H2 सबसे वीकेस्ट हो गया और NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है तो हम बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ मेटल। CFSE का मान द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के सापेक्ष 50% अधिक होता है, क्योंकि बच्चों परमाणु ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो आकार में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितना नाभिकीय आवेश बढ़ा। ऐसे में लिगैंड ज्यादा अट्रैक्ट होता है और d ऑर्बिटल को ज्यादा विपाटित करता है। और आपने देखा है कि केवल प्रथम श्रेणी में ही लिगैंड प्रबल दुर्बल होते हैं। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में सभी धातु आयनों के लिए जहां पर d की 2 ऑर्बिटल खाली हो सकती है या 1 ऑर्बिटल खाली हो सकती है, उन सब में सारे लिगैंड प्रबल होते हैं। इतने ज्यादा आकर्षित होते हैं कि विपाटन एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है कि इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से और नीचे की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा विपाटन क्षमता बढ़ेगी। तो यही कारण है कि तृतीय श्रेणी के लिए CFSE का मान द्वितीय श्रेणी से 25% जाता है। जैसे हम यहां से चले कोबाल्ट, RH और IR, CFSE बढ़ेगी निगेटिव वैल्यू। जैसे निकल के लिए CFSE X है तो PD के लिए 1.5x होगी। तो इसी के बाद PT में चले जाए तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ गए ना, 1.75x हो जाएगी निकल के रिस्पेक्ट में। इस तरह से मतलब अगर हम PT में जाए तो ये हो जाएगी 1.75x। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जियोमेट्री पर भी डिपेंड करती है CFSE। सबसे ज्यादा भी आपने देखा था SP की, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, है ना, इस तरह से। तो जितना मतलब ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर समान धातु आयन समान लिगेंड, मतलब ये कब लगेगा नियम, जब समान धातु आयन, ठीक है, और समान क्या हो बच्चों, समान लिगेंड, तब ये नियम लगेगा कि SP के लिए सबसे ज्यादा, फिर O के लिए। साइज ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड अगर बड़े बड़े हैं तो धातु आयन की d ऑर्बिटल से ज्यादा रिपेल होंगे, वो दूर भागते हैं, जिसके कारण d ऑर्बिटल की जो है स्प्लिटिंग कम होगी। तो यहां पर अगर हम देखें हैलोजन के रिस्पेक्ट में तो ये होगा, सबसे ज्यादा विपाटित करेगा फ्लोराइड और सबसे कम विपाटित करेगा। तो इस तरह से CFSE की वैल्यू जो है बच्चों वो डिपेंड करती है संकुल की संरचना पे, है ना, लिगेंड के आकार पे, इसके अलावा श्रेणी जो है उनकी आइडेंटिटी पर, उनकी पहचान क्या है, और इस तरह से लिगेंड के नेचर पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे डी ब्लॉक, तो उसमें आप देखोगे संकुल यौगिकों के रंगीन गुण की व्याख्या, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो ये आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे होते हैं, पूछना लैम्डा का बढ़ता क्रम क्या है DD संक्रमण के लिए, तो वहां पर ये सब चीजें काम आई। तो इस तरह से आपने पढ़ा CFSE। अब हम जो अगला टर्म में डिस्कस करेंगे वो संकुल यौगिकों का स्थायित्व आएगा। इसमें हमें पूरा डिस्कस करना है होता क्या है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उन फैक्टर्स को अच्छी तरह से समझने हैं। और फिर 2 प्रकार के संकुल हैं उनके बारे में ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे बाद जो मैटर बचेगा वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग, धातु कार्बोनाइल, है ना, निष्क्रिय, और इसके अलावा जॉन टेलर इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट, इस तरह से। तो जब जाके हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।